अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज अहम तरीन संग मेल, अहम तरीन दिन 27वीं आइनी तरमीम बिलाखिर कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। ये तरामीम शिकवार मंजूरी तकरीबन 59 के करीब जो सी शिक़ें हैं मंजूर की गई और इसमें जो सिलसिले जिसका आगाज़ हुआ था थोड़ा सा माजी में अगर आपको लेके चले, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की ट्वीट आई, जिस ट्वीट के बाद उन्होंने बताया कि जो हुकूमत है वो सोच रही है 27वीं आइनी तरमीम के बारे में, और उसमें उन्होंने चंद खदो खाल उसके बयान किए, जिसमें 18वीं आइनी तरमीम सूबों का हासिल जो प्रोटेक्शन आइनी हासिल है फंड्स के हवाले से उसका तस्करा था। उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जुडिशल ट्रांसफ़र्स और साथ में आइनी अदालत का क़याम और कुछ और अहम जो नुकात थे जो बिलाल भुट्टो साहब ने इनिशियली जब इसके खदो खाल बयान किए थे 27th अमेंडमेंट के हमारे सामने रखे थे, उस वक्त तक हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि खामोशी सी थी कि आया क्या 27वीं तरमीम आएगी या नहीं आई। 6 गोइयों की हद तक ये बात थी। फिर गवर्नमेंट ने इसको ओन किया और फिर ये 27वीं आइनी तरमीम के एक पूरा प्रोसेस जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होगा उसकी तारीख के साथ तफसीलात आई है, इस तारीख को ये होगा। फिर काबीना की मंजूरी के बाद ये स्टैंडिंग कमेटीज़, फिर सेनेट और फिर आज बिलाखिर कौमी असम्बली, और फिर वहाँ पर आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसका तकरीर भी की। उन्होंने बताया कि इसमें अहम तरीन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने उनको रिमार्क्स दिए पॉजिटिव, और साथ में फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से उसको हासिल आइनी तहफ़्फ़ुज़ और मार्के हक़ से भी उसको लिंक किया कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने, जिस पर कोई डाउट नहीं कि आलमी सतह पर जिसको पजीराई हासिल हुई, कि किस तरह भारत को उनके मुंह की उनको दिखाई और भारत को ऐसी शिकस्त दी जिसके लिए आज तक वो मुंह छुपा के इस वक्त घूम रहा है। साथ में पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात जो इंतहाई तशवीशनाक तो हैं ही, लेकिन अब शहरों तक आ गए तो तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई है। इस्लामाबाद में होने वाला रीसेंट हमला और उस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से एक बार फिर मिले, तो अब जो खास तौर पे अफगान मुज़ाकराती अमल है उस हवाले से क्या पेशरफ्त होगी। आज अफगानिस्तान के वज़ीर तजारत ने अपने जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कहा कि पाकिस्तान से आप तजारत ना करें, आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट देखें, ऑल्टरनेटिव ट्रेड लिंक्स देखें। तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है और ये क्यों अफगानिस्तान इस हद तक जा रहा है, ये भी अहम तरीन सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। खास तौर पे भारतीय फॉल्स फ्लैग जो रिसेंटली हुआ, जो भारत खुद अपनी दुनिया के सामने उसका मीडिया फिर से झूठा जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, वो बेनकाब हुआ कि किस तरह उन्होंने एक प्लास जो कि अब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि आया टेररिज्म है या नहीं है, उसको बड़े इनिशियल आवर्स के अंदर शुरू में ही उन्होंने जो है दहशतगर्दी साबित करके कहानियां बुन के और कहानी बनाकर उसका मंजन जो है नैरेटिव बेचना शुरू कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन दे हैव फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड दिस टाइम, क्योंकि वो ना उनके मुल्क में वो मंजन बिक रहा, ना नैरेटिव बिका। बाहर तो दूर की बात है, उनकी अपनी कंट्री के अंदर जो है उनके मीडिया के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए। एक कमोडो खालिद चिश्ती साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मौजूद हैं, सीनियर तज़निगार हैं। एक कमोडो साहब, पहले तो 27वीं यानी तरमीम कितना अहम संगे मेल है, पॉलिटिकल क़यादत आज 2/3 अक्सर से मंजूर हुआ, खासतौर पर जो कमांड हमारी आर्म फोर्सेज है उनकी कमांड के बारे में भी अहम शिक आर्टिकल 243। डू यू सी दिस एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, और जिस तरह वज़ीर साहब ने भी इसको मार्के हक़ से लिंक किया कि आइनी तरमीम आज असेंबली ने पास किया, आप कैसे देखते हैं इसको? एक कमोडो साहब। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मैं क्योंकि बैक टू बैक चैनल्स पर हूँ तो मैं अभी इसको फॉलो नहीं कर सका, मेरा ख्याल है, तो मैं बेहतर पोजीशन में नहीं हूँ कि क्या पास हुआ है। मैं तो नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट चैनल्स पे हूँ, तो अगला सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। सही, लेकिन मैं मजबूरी तौर पे क्योंकि मार्के हक़ का जिक्र हो रहा है, तो मार्के हक़ के हवाले से जिन खदशात का दोबारा से जो फॉल्स फ्लैग और जो दहशतगर्दी के खदशात हैं, क्या आपको लगता है कि मामला दोबारा उस तरफ जा सकते हैं, संगीन नौयत के मामला हो सकते हैं आगे दिनों में भारत के साथ हमारे? जी, जाहिर है, आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान एक सामने फ्रंट फेस हो गया है। ईस्टर्न साइड पर शिकस्त खाने के बाद जो हालात पैदा हुए, हिंदुस्तान को एम्बेरसमेंट हुई, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हो रही है। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी दफ़ा कह चुके हैं वो भी, और दूसरा आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह लोकल जो अपनी पॉपुलेशन है उनकी, उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए, अपोजिशन ने पूछने शुरू कर दिए। तो एक इलेक्शन का कैंपेन जो है उनका बहुत ज़्यादा एक डिसएडवांटेज में उनको लग रहा था और एक एम्बेरसमेंट फेस हो रही थी, ज़ाहिर है। तो अब ज़ाहिर है उस खिफत को या शर्मिंदगी को छुपाने के लिए एक टूल उन्होंने, एक ऑप्शन यही लेनी थी, और सबसे सेफ भी है, इकोनॉमिकल भी है,
कि वेस्टर्न बॉर्डर पर एक अफगानिस्तान को ट्रिगर किया जाए और उनको एक बारगेन चिप दी जाए और कहा जाए कि अगर वो उधर से हमें करे, जाहिर है हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि साउथ की तरफ वो एक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं त्रिशूल साउथ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ वेस्ट में हमें सामना करना पड़े अफगानिस्तान जैसे रिजीम का, और जिसके कंट्रोल में जाहिर है भी नहीं तालिब, ये TTP है और वो शायद करना भी नहीं चाहते, और जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ रही है। और जाहिर है ये जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये उनको सूट करती है, क्योंकि उनके लिए इंस्टेबिलिटी उनको स्टेबिलिटी लगती है, कि उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, वहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होते, उनकी इंडस्ट्री कोई नहीं है, कोई टेक्सटाइल नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, तो उनके पास यही एक ऑप्शन है कि मुल्क को डीस्टेबलाइज रखा जाए। और जाहिर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत सारे मुल्क बिडिंग करते हैं, आपने देखा अमेरिका इंटरेस्ट लेता है, रशिया इंटरेस्ट लेता है, वो पहले ही एम्बेसी वहाँ बना चुका है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स दिलचस्पी रखते हैं। हमारे इवन मिडल ईस्ट के जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं वो उन्होंने भी अपनी सिंपथाइज, जाहिर है सिंपथी का भी किसी ग्रुप ने उनकी तरफ रखी हुई है, अलाइनमेंट रखी हुई है। तो ये बहुत सारी इंटरेस्ट और या लैक ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्ज या डाइवर्ज करती रहती हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है, और ये चैलेंज हमें करना पड़ेगा। बिकॉज एक चीज़ आखिरी बात इसके सवाल में सिफान आप याद रखिए कि ये डिक्लेयर्ड या कैनेटिक वॉर नहीं होती। कैनेटिक वो होती है एक कन्वेंशनल वॉर के आपको दुश्मन का अंदाजा है, वो टैंक लेकर आए, जहाज लेकर आए, सबमरीन लेकर आए, नजर आता है। जब वो सीज फायर हो जाती है, कौन जीता कौन हारा, तो वो अपने अपनी हार्बर्स पर, अपने अपने यूनिट्स में और अपने अपने एयर बेसिस पर वापस चली जाती हैं फोर्सेस, जैसे इंडिया के मुकाबले में हुआ। ये जो टेररिज्म होता है ये इस तरह नहीं होता कि आप कोई कन्फ्रंट करें, वो एपिसोड ख़त्म हो जाएगा और सब लोग पीसफुली रहने लगेंगे या टेंशन में रहने लगेंगे। ये हाइड एंड सीक होता है, ये चॉइस ऑफ वेपन्स उनके पास होता है, स्ट्रैटेजी उनकी होती है, इंटेंसिटी उनकी होती है, टाइमिंग्स उनके होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं। तो इसको ट्रैक करना एक आम कन्वेंशनल जंग की निस्बत कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल है। तो इसको हमें उसी पॉइंट ऑफ देखना पड़ेगा, और ये प्रोलॉन्ग होती है, इसकी टाइमलाइन नहीं होती, इसकी बाउंड्रीज नहीं होती। और जाहिर है हमारी फोर्सेज जो हैं वो ईस्टवर्ड के लिए डेफिनेटली बनी है, हमारे फोर्स गोल्स उस तरह स्पेसिफिक होते हैं, हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव उसी तरह के होते हैं, हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और तैयारी उसी हिसाब से होती है, हिंदुस्तान स्पेसिफिक। सेकंड, इसको तो हम अफगानिस्तान को तो एक ब्रदर मुल्क समझते थे, और बहुत सारे साइमल्टेनियसली इस वक्त एक पीस प्रोसेस भी चल रहा है जिसमें बहुत से फैसिलिटेटर्स हैं जो कि हमें चाह रहे हैं कि अमन हो। वो हम उसमें हर दफ़ा अच्छी नीयत के साथ गए। आज भी ये जब आईनी तरमीम मंजूर हुई तो वज़ीर साहब ने जो तकरीर करी तो उसमें कहा कि हम अमन चाहते हैं और इस अमन अमल में शामिल भी हुए हैं। अच्छा, हर दफ़ा जब ये सबोताज हुए अमन अमल, तो हमने जो दहशतगर्दी हुई है तो उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर भी किए हैं। ये जो प्रोसेस है पीस का, विल इट कंटिन्यू, विल इट सस्टेन, या आपको लगता है कि इट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू अ वॉर, जो और ये अमल जो है सबोताज हो जाएगा? क्या लगता है? सैफान, देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री, जब भी दो मुल्क जंगों में शामिल हो जाते हैं, जंग में, या दो या उससे ज़्यादा मुल्क, जिस मुल्क की कैपेसिटी होती है पावर टू हर्ट ज़्यादा करने की, जो तकलीफ पहुँचा सके दूसरे को, उसकी पावर टू बार्गेन जंग के बाद बेहतर होती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने शिकस्त इतनी ज़्यादा दी है, दुश्मन को इतना नुकसान पहुँचाया है, और जंगों में यही होता है, जो फातेह होता है उसकी बात मानी जाती है, जो हारा हुआ होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। हमारी पावर टू हर्ट एज कंपेयर टू अफगानिस्तान कहीं ज़्यादा है। कन्वेंशनल मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने फिर भी पावर टू बारगेन और पावर टू हर्ट पे दोनों पे रिस्ट्रेन किया, यानी अपने आप को होल्ड बैक किया। ना हमने इतनी पनिशमेंट की और ना अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान ने हमारा वैल्यू किया उस पोजीशन को, और यही मिसरीड किया उन्होंने। और एक और बात मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी कोई स्ट्रेटेजिकली इस एडवांटेज पोजीशन में होता है, खासतौर पर टेररिस्ट के खिलाफ, तो वो सीज फायर नहीं करता। वो सीज फायर करना जो ऑफेंस कर रहा होता है, जैसे पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स लॉन्च की थी, उसके खिलाफ जाता है। और खिलाफ क्यों जाता है? ये दहशतगर्दों को हाइडिंग का मौका मिल जाता है, रीलोकेशन का मौका मिल जाता है, वेपन्स पुल बैक कर लेते हैं, ये चौकियां अपने कंपाउंड खाली कर देते हैं और कैमोफ्लाज कर लेते हैं। ये सब कुछ ब्रीदिंग स्पेस आमतौर पर ऐसी फोर्स जो ऑफेंस पर हो और ज़्यादा ताकतवर भी हो वो नहीं देती। इसके बावजूद हमने दी, जो आप पूछ रहे थे कि नेगोशिएशन को टाइम दिया, मौका दिया, दोस्त मुल्कों को रिपीटेडली डाला, तो फिर भी यही नतीजा निकला। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है दोनों फ्रंट पे हमें प्रोहिबिटिव कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, दुश्मन को रियलाइज कराना पड़ेगा कि हम ये जो लॉसेज हैं नहीं लेने को तैयार। दूसरा, मेरा मानना यह है कि हमें चाइना को और सऊदी अरब को खास तौर पर, अगर दूसरे मुल्क ना भी शामिल हो तो फौरी तौर पर डाल के एक डिप्लोमेटिक प्रेशर का लेवल एनहांस करना चाहिए। लेकिन जो पहले आपने चाइना का क्या फैक्टर है, चाइना ही एक जो पनिशमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हाउ टू डू दैट? हमें एयर स्ट्राइक्स आपको लगता है बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, या
हम ज़्यादा मिलिटरीली इसको डील किस तरह करेंगे आगे, क्या आपको स्ट्रैटेजी लगती है इन नियर फ्यूचर? सफान देखिए, ये तो एग्जैक्ट कैसे करनी है ये तो हमारे मिलिट्री प्लानर्स आई एम श्योर जानते होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जाहिर है ये टेरेन ऐसी है रफ, इसमें टैंक्स नहीं मूव कर सकते और कोई पानी नहीं है तो कोई सबमरीन और शिप्स नहीं चल सकते, और मोस्टली एक एयर ऐसा ही मीडियम है, चाहे वो किसी तरीके से किया जाए, ड्रोन्स किए जाएँ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स किए जाएँ, फाइटर जहाज जाएँ, ज़मीन से ज़मीन पर कुछ फायर किया जाए, वो बेहतर समझेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये क्लियर कट प्रिसीजन होनी चाहिए, जैसे पहले भी था। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कि जब ये डेलिब्रेशन हो रही थी, अगर 100 टारगेट डेलिब्रेट हुआ था कि हम किस किस को टारगेट हिट करें, 5 या 10 टारगेट फाइनली अप्रूव हुए थे फॉर हिटिंग या एलिमिनेशन के सेंस में। हम इतने केयरफुल थे, हम इतनी रिस्ट्रेन कर रहे थे, मैं कहना ये चाह रहा हूं। तो अभी भी हमें सिलेक्टिव करना पड़ेगा, वेल मेयर्ड करना पड़ेगा, और जाहिर है टाइमली करना पड़ेगा, ताकि वो इफेक्ट क्रिएट कर सके कि उनकी पोजीशन टू बार्गेन कम की जा सके फर्दर, जो उन्होंने शायद मिसरीड किया है, या वो मिसरीड करना इसलिए चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने उनको इंसेंटिव बहुत ज्यादा ऑफर किए हुए हैं, बहुत ज्यादा एक लीवरेज दिया हुआ है बार्गेन का, जिसकी वजह से शायद वो हमारी बात उनको जल्दी समझ नहीं आ सही है। ये जो हिंदुस्तान के इंसेंटिव्स हैं, इज इट लाइक मोर लाइक अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक जो उसकी सस्टेनेबिलिटी अगर मैं पूछूं तो कितनी है इस अलायंस की, जो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान और भारत का जो नजर आ रहा है? ये सिर्फ इसका बेस ही फाइनेंस है सफान, इसमें ये और कोई नेशनल इंटरेस्ट क्या है? ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना उनके बॉर्डर कॉमन है, ना उनका मजहब कॉमन है, ना उनकी वैल्यूज कॉमन है, ना उनका नेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों का कोई कॉमन है। एक ही कॉमन है उनका नेशनल ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, ये दोनों में ये कॉमन है। पाकिस्तान एक फैक्टर है जरूर, अदरवाइज यही तालिबान है जिनसे शदीद नफरत पाई जाती थी, हिंदुस्तान के लोगों में नहीं, गवर्नमेंट में। ये यही लोग हैं जिन्होंने मुल्ला मुत्तकी को 2001 से जब वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ था, तो ये कहते थे कि हमारा जो एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हुआ है तालिबान ने किया है, हम बदला लेंगे। इनका एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ था अफगानिस्तान में, इंडिया का, दानिश सिद्दीकी के नाम से, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। इनकी एम्बेसी पर बॉम्ब धमाका हुआ, इंडियन एम्बेसी पर अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा तालिबान से बदला लेंगे, इन्होंने किया। फिर और ये नॉर्दर्न सेक्टर को सपोर्ट करते रहे, अहमद शाह मसूद का जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको सपोर्ट करते रहे इनके खिलाफ। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि हमें पाकिस्तान से मई के महीने में जितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, तो उन्होंने सारे असूल और सारे अपने SOP, सारी अपनी कन्विक्शन, सारी अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और इन्हीं तालिबान से दोस्ती कर ली और उनको इतने इतने इंसेंटिव देने शुरू कर दिए हुए। और आखिरी बात एक और, जो चाबहार पोर्ट इनको 6 महीने की एक्सटेंशन दी है अमेरिका ने, वो भी हमारे लिए फेवर नहीं करती। वो अनफेवरेबल इसलिए है कि इंडिया चाहेगा कि जल्दी से जल्दी चाबहार को डेवलप करके कुछ एक्सेस दिया जाए इनको फ्रॉम ईरान इनटू अफगानिस्तान, ताकि पाकिस्तान पर ट्रेड की डिपेंडेंसी कम की जा सके। बट देखिए, जैसे मैंने कहा, ये 2 pronged स्ट्रैटेजी होगी। एक स्टैंड अलोन आप ना मिलिट्री ऑप्शन को फाइनल कह सकते हैं और ना डिप्लोमेटिक का कोई नतीजा कंफर्म हो सकता है कि लेकिन जो आपने ट्रेड के हवाले से कहा, तो आज उन्होंने जो सिग्नल्स दिए उनके मिनिस्टर ने कि ट्रेड टाइज उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को और ट्रेडर्स को कहा है कि पाकिस्तान के बजाय ऑल्टरनेटिव रूट्स देखें, ऑल्टरनेटिव क्लाइंट्स देखें। तो ये आपको लगता है कि इकोनॉमिकली हमें हिट कर सकता है पहले तो, और दूसरी बात हमें इस पर रिएक्शन क्या करना चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, जब तक ज्योग्राफिकली उनका लैंडलॉक्ड है और हमारे पर वो डिपेंडेंट है, उस वक्त तक तो ये टूल या ये ऑप्शन कारगर है। कारगर का मतलब ये है कि अगर वो डिपेंडेंसी है 60 to 70% ट्रेड हमारे पे डिपेंडेंट है, तो एज ए लीवरेज हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुकाबला लगा हुआ है हिंदुस्तान के साथ हमारा। इंडिया चाहता है कि जल्द से जल्द उनसे हमारी डिपेंडेंसी खत्म की जाए, तालिबान की हम पर डिपेंडेंसी, और वो चाहे उनके बस में हो तो शायद वो एयर ड्रॉप करना शुरू कर दे, लेकिन वो ज़ाहिर वाइबल ऑप्शन नहीं है। इंडिया तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन है उसकी कि वो चाबहार और इवन वो ईरान के थ्रू चाहेगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसी कनेक्टिविटी मिल जाए, सेंट्रल एशियन स्टेट से मिल जाए। चाइना क्योंकि दे नहीं रहा, और अगर चाइना ने दिया तो उसके अपने टर्म्स होंगे। लेकिन इस वक्त हमारा ये जो लीवरेज है ये कम होता जाएगा, व्हाट आई फोरसी, ये जो ट्रेड का है। तो इसको जाहिर है हम दूसरे तरीकों से एक अपने रिजॉल्व के साथ, हम आपने नोट किया, हम इंपल्सिव होते हैं जब भी हम अफगानिस्तान को पुश बैक करना चाहते हैं, लोगों को जो माजरीन यहाँ आए हुए हैं। कभी एक एक्सेसिव कैंपेन हम लॉन्च करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर चीज़ें रुक जाती हैं। हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो सकता है कोई कंपल्शन हो हमारी हुकूमत की, और वो दूसरी तरफ हम चले जाते हैं, फिर इंगेजमेंट शुरू हो जाती है। तो ये हमें पहले तो नेशनल रिजॉल्व एक डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए आखिरी बात ये है कि मुल्क में हमारी यूनिटी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में अगर डिसजॉइंटेड होंगे,
हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में कम होगा, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं सबकी होगी, तो ये कामयाब नहीं होती ऐसी चीज़ें। हमें यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि दुश्मन को ये मैसेज जाए कि हम मुत्तहिद हैं, जैसे हम मई में हुए थे। लेकिन ये बताएं सर कि ये जो खदशात हैं कि एक तो ये कि इस्लामाबाद कैपिटल तक आ गए और फिर उसके बाद ये कि ये जो मामलात हैं ये कहीं साल 2000 या अर्ली 2000 के अंदर जो वेव ऑफ टेरर थी, कहीं उस तरह तो संगीनी और खदशात जो का इजहार किया जा रहा है, ये वेव ऑफ टेरर इतनी इंटेंस तो नहीं हो जाएगी जो हमने अर्ली 2000 में देखी है? या आपको लगता है कि इट कैन बी मच वर्स देन दैट, या हम इसको कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, देखिए, इसको कंट्रोल करना बहुत चैलेंजिंग होता है, ये इतनी आसान नहीं होती जो टेररिज्म। और दूसरी ये भी हमें ये मिसपरसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसा हुआ है कि हमारे साथ तालिबान के मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो उन्होंने काबुल से या कंधार से किसी को रवाना किया और वो इस्लामाबाद पहुंच गया। मेरा मानना ये नहीं है। अच्छा, कि स्लीपिंग सेल्स हैं जो ऑलरेडी इन्होंने एस्टेब्लिश किए होते हैं। कुलभूषण यादव कौन से बॉर्डर से क्रॉस करके आया था? ईरान के। कहां पाया गया था? बलूचिस्तान में। कौन से टाइम पे आया गया था? वो क्या कर रहा था? यानी ये स्लीपिंग सेल्स ही हैं जो ऐसे इनके ऑफिसर्स जो हैं या इनका जो स्पाइज होते हैं वो मैनेज करते रहते हैं पीस टाइम में। सिर्फ उनको स्लीपिंग सेल्स कहते ही इसलिए हैं कि वो उनको डॉर्मेंट रखते हैं, उनको वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये उन्हीं में से एक होगा। यू नेवर नो, मैं तो अभी एक्सपर्ट नहीं हूं, यू नेवर नो किसी को उन्होंने इस्लामाबाद ऑलरेडी पोजीशन कई महीनों से, कई हफ्तों से किया हो और उसको कहा गया हो जब तुम्हारे लायक काम होगा तो मैं बता देंगे। तो मैं सिर्फ एक क्लैरिटी कर रहा हूं कि ये नहीं है कि वहां से कोई बॉर्डर क्रॉस करके इतने दिनों में पहुंचा अभी और सीधा बॉम्ब कर दिया। ये रीच उनकी होती है क्योंकि इनको बड़ा मुश्किल होता है और तालिबान ज़ाहिर है हमारे भाई रहे हैं। हमने 30 लाख को पिछले 45 सालों से पनाह दी हुई है, तो उसी के गाब में हिंदुस्तान या अफगानिस्तान ऐसे लोगों को इन्फिल्ट्रेट करता रहा है और आई एम श्योर उन्होंने ऐसे सेटअप जरूर कर लिए होंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह और भी हो सकते हैं आने वाले वक्तों में। और मैं उसी लाइन पर जाता देख रहा हूं क्योंकि ये एस्केलेशन ये नहीं होगी कि स्टैंड अलोन, क्योंकि इसकी मेजरमेंट या बाउंड्रीज होती नहीं है, इसलिए इनको कंट्रोल करना या टाइमलाइन कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो स्ट्राइक्स हैं मिलिटरीली या जो एयर स्ट्राइक्स भी हो रही है वहां पे, अगर स्लीपर सेल्स यहाँ हैं जो डोमेंट है वो उसको एक्टिवेट करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इस एस्केलेशन को हम यहाँ रोक सकें। हम चाहे जो भी कार्रवाई मिलिटरीली करें या डिप्लोमेटिक लेवल पे जो सेशन करें, मुश्किल है कि ये चीज़ों को हम एस्केलेट करने से रोक सकें यहाँ पे। देखिए, उसके लिए मीनिंगफुल हर्ट करना जरूरी है। अच्छा। मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि पावर टू हर्ट इज योर पावर टू बार्गेन। आपने उनको रिजॉल्व शो किया पहले भी, वो शायद काम नहीं किया। उसके लिए नहीं किया कि हमने अच्छा टारगेट नहीं किया था या प्रिसीजन नहीं की थी या इफेक्टिव नहीं की थी स्ट्राइक्स, वो इसलिए कि हिंदुस्तान ने बेहतर बार्गेनिंग चिप ऑफर कर दी। उसने एज अ टूल ऑफ बार्गेन यूज कर लिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सारे सिचुएशन को, यानी बेहतर इंसेंटिव दे दिया। और आज का नहीं दिया, हामिद करजई के ज़माने में, अशरफ गनी के ज़माने में से लेकर 20 साल जो बाद में हुकूमत रही है उसमें उन्होंने तकरीबन $3 बिलियन तो सरकारी लेवल पर खर्च किया। जो गैर सरकारी है, जो हिडन है, सीक्रेट है, उसका तो मैं बात नहीं कर रहा। वो सिंपैथी डेवलप करना चाहते हैं लोगों के ज़माने में। और जैसे मैंने कहा, उनकी क्या नेशनल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान की? कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान की दुश्मनी। तो ये हमें टू प्रॉन्ग ही करना पड़ेगा। एक तरफ हमें प्रोहिबिटिव कॉस्ट जरूर इम्पोज करनी पड़ेगी, हमें उनको बताना पड़ेगा कि हमारा रिजॉल्व ये है। अगर वो नहीं समझे, जैसे पावर टू हर्ट को ऐड करना पड़ेगा, एक और ज्यादा एस्केलेट लेवल करना पड़ेगा ताकि हम बेहतर बार्गेनिंग चिप ले सकें हम भी। यही एक ऑप्शन है। लेकिन ये कहना कि हम एलिमिनेट करेंगे पूरी की पूरी टेररिज्म, इनको नेस्तो नाबूद करेंगे और फिर मुज़ाकरात करेंगे, वो इसलिए नहीं कि ये इंटरलिंक्ड है सारे के सारे ग्रुप, ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के सिंपथीज रखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इनकी अपनी बॉर्डर लाइन भी इनको नहीं पता कि कहाँ से तहरीक तालिबान शुरू होती है और कहाँ से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान शुरू होती है, और कहाँ से नॉर्दर्न लाइन शुरू होता है, कहाँ से गुलबदीन एकमतियार होता है, और कहाँ से कंधारी ग्रुप के जो 2 डिवाइडेड सब ग्रुप्स हैं वो कहाँ मिक्स होते हैं और कहाँ डाइवर्ज कर जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है और मल्टी डायमेंशनल इसको करना पड़ेगा, तो तब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हम जा सकें। मैं इससे पहले कि ये मुझे बताएं हज़ब कि ये जो रिसेंट इंडिया में हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? एक फॉल्स फ्लैग था और इसको इंटेंशनली जो कोशिश की मोल्ड करने की, हिस्टोरिकली जिस तरह हमने देखते हैं उनकी मीडिया की वही कोशिश रही। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो रिएक्शन था वो, जैसे इससे पहले पहलगाम वाले मामले में कि विद इन फ्यू आवर्स गवर्नमेंट ने भी उसको उसके साथ अपने आप को कंपैटिबल बनाया और उस नैरेटिव को ओवरथ्रो किया। इस दफा कुछ डिफरेंट लगा उनकी स्ट्रेटजी में या सिमिलर आपको देखा, वही फुटस्टेप्स से जो मई में थे?
सिफान प्लीज़ ये नोट करें इस हिस्ट्री में कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो हमारा कोई बयानिया एंटी इंडिया नहीं होता जी। हमारे अपने मसले हैं, अपने खिलाफात हैं, अपने अपने नारे होते हैं पॉलिटिक्स के, कौन सही है कौन गलत है वाला डिबेट है। हिंदुस्तान में आपने देखा है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बहुत बिकता है, यानी लोगों के साथ सिंपैथी, एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी। और हैरानकुन बात यह है कि आमतौर पर ये छोटे मुल्क में ऐसा होना चाहिए, यानी ये पाकिस्तान में ये एक बयानिया बिकना चाहिए नैरेटिव कि हिंदुस्तान आ जाएगा, हम पर हमला कर देगा, मुझे वोट दे दो। हिंदुस्तान हमसे इतना बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज और एरिया वाइज। इनसिक्योरिटी वो अपने 1.4 बिलियन लोगों के दिमाग में पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान आ जाएगा इसलिए मैं वोट दे दो, पाकिस्तान आएगा मैं सबक सिखाऊंगा मुझे वोट दे दो। यानी बदकिस्मती है, इतना बड़ा मुल्क होकर पाकिस्तान को टूल के तौर पर यूज करते हैं। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग हुआ, अभी फायरिंग बंद नहीं हुई थी तो ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई है। अभी दिल्ली का हुआ, अभी मेरे ख्याल 2 या 3 मिनट हुए थे, उनके अजीत दोवल साहब ने विजिट किया या इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने किया है। अगर आप इतनी इंटेलिजेंस आपकी स्मार्ट है, मैं अक्सर सवाल उनसे करता हूं जिसका जवाब नहीं कभी आया, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है और इतनी वेल इन्फॉर्म्ड है, इतनी कनेक्टेड है कि 2 या 3 मिनट बाद वो कह देती है कि पाकिस्तान ने हमला कराया है, तो 5 मिनट पहले उनको पकड़ क्यों नहीं लेती उन दहशतगर्दों को? क्योंकि आप तो स्मार्ट हैं, आपको तो पता था कि ये आ रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं, तो आप पहले इंटरसेप्ट कर लें और पकड़ के जिंदा दिखाएं, उनको टीवी पे ले आए, उनसे कहें जी ये पाकिस्तानी हमने पकड़ लिए। वो कभी नहीं होगा, पहले होगा 2 या 3 मिनट के अंदर ब्रेकिंग टिकट चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को अब हिंदुस्तान की अनफॉर्चुनेटली क्रेडिबिलिटी पता लग गई है। मई के महीने में आपने देख लें, उनके एयर चीफ अभी तक आके कहते हैं 10-12 जहाज मारे, कोई मानने को तैयार नहीं है। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब अगले दिन आए थे 8 तारीख को मई को और कह के चले गए, उसके बाद आपको पाक फिजाई से कोई नजर नहीं आ रहा। एक ग्रेसफुल साइलेंस हमें ज्यादा क्रेडिबिलिटी दे रही है एज कंपेयर टू नॉइजी शाउटिंग टिकर्स या स्पीचेस। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। भारत की जानिब से रीसेंट फॉल्स फ्लैग, पूरी कोशिश नैरेटिव मोल्ड करने की कि पाकिस्तान ने किया, लेकिन उनकी जो अपनी NIA या जो उनकी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन है ताहाल वो किसी नतीजे पर उसके नहीं पहुंच सकी, किसी कंक्लूजन पर जो है इस हवाले से नहीं पहुंच सकी। लेकिन जिस तरह इससे पहले हुआ, माजी में हुआ, इस दफ़ा भी पूरी कोशिश ये रही कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। फिर एन 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई जिसको जिस तरह से भी एनालाइज किया जाए और हमने जिस पर गुफ्तगू भी की अभी तक कि उसके ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से मिले, फिर भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ फिर से बेनकाब हुआ। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। कमांडर साहब ये फरमाइएगा कि जो अब जो मौजूदा जो सूरत हाल, जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें यानी हमें एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर, एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर, फिर जो ये एस्केलेशन होगी जो विद इन द कंट्री और विद इन सिटीज उनके स्लीपर सेल्स होंगे, तो देयर इज टू मच एंगेजमेंट अगर कहा जाए फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस। आपको कैसे, कितना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लगता है ये मराहिल जो आगे इन द कमिंग फ्यूचर लगता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब साथ हैं हमारे? जी हेलो गजनफर साहब। जी गजनफर साहब जी, मैं आपके साथ आता हूँ। जी गजनफर साहब जी गजनफर साहब जी फरमाएं। जी आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेज जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी डिप्लॉयड है, वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड। वेस्टर्न बॉर्डर पे तो पिछले 20 साल से डिप्लॉयड है और अब खासतौर पर उनकी डिप्लॉयमेंट का लेवल उस वक्त बढ़ गया था जब थ्रेट लेवल बढ़ गया था। और थ्रेट लेवल उस वक्त बढ़ा था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो दरमियान जो कशीदगी थी उसके ऊपर फिजिकल फायरिंग और चेक पोस्टों पे अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ जी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना रेडीनेस लेवल जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया और ट्रुप्स जो है वो पंप इन कर दिए। इसके बाद ईस्टर्न थिएटर आपको पता है वहाँ पे तो कोई इंडियन एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ पे उस एक्सरसाइजों के कोड में उन्होंने 30,000 के करीब फौजी जो है वो जमा किए हुए हैं। और साथ साथ न सिर्फ फौज बल्कि नेवी भी और एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया हुआ है। खास तौर पर ड्रोन वॉरफेयर जो है उसको भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं। बहुत सारे इजरायली ड्रोन हैं जो इजराइल ने उनको डिलीवर किए हैं। उनका एक ख्याल ये भी था कि मुख्तलिफ सेक्टर से आज़ाद 2000 ड्रोन हैं वो कुछ आर्म ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन वो पाकिस्तान के अंदर भेज दिए जाए, उसके बाद फिर वो ऑपरेशन किया जाए। तो अभी वो भी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही है। तो साफ जाहिर है ये चीज़ें और उसके साथ साथ दहशतगर्दी की जो वारदातें पाकिस्तान की ओर हो रही है जिसका हमने बारहा जिक्र किया और उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई कि जी जो कुछ कल वाना कैडेट कॉलेज में हुआ या जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, इससे पहले भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था। जमात तंजीम है और खालिद खुरासानी इसको हेड करता था, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की।
की थी। उसी तरह का हमला एक कल भी हुआ। इससे पहले मॉस्को फॉर्मेट जब हुआ उसके अंदर ईरान ने भी और चाइना ने भी और रशिया ने भी ये बावर कराया अफगानिस्तान को कि 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर पल रही हैं, पंप हो रही हैं। उनको अफगानिस्तान के अंदर जो कॉपरेशनल एक मुनाफिकीन की जो एक हुकूमत है वो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको फाइनेंस कर रही है, उनको फंड कर रही है, उनको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये कहा गया कि ये आप इन चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन वो इस पर राजी नहीं होते, बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जारी है। बॉर्डर पे जो दहशतगर्दी होती है उसके अंदर जितने लोग मारे जाते हैं उनमें से ज़्यादा लोग जो है वो आपको पता है वो अफगानी होते हैं और उनके ट्रेसेस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि आप ये देखें तो अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसके पिछले दिनों जो 10-15 आदमियों की तश्कील मारी गई थी उसके अंदर अफगान फौजी भी थे और उसके अंदर कुछ लोग थे जो वो अफगान की जो वजारत दफा है उसके उनके पास कार्ड थे। तो ये कब तो गेम है जो खुल के सामने आ गई है जिससे भारत और अफगानिस्तान का नेक्सस आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ मुसाइद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी, अब ये तमाम चीजें हैं। इसके ऊपर हमने बारहा बात भी की है। पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा ट्रायल मूवमेंट है और हमारा रिस्पांस जो है वो सिर्फ हम काइनेटिक ऑपरेशन जो फौज के ऑपरेशन के जरिए तो हम रिस्पांस दे ही रहे हैं, लेकिन इस रिस्पांस को हमें इसके अंदर जो है बहुत जरूरत है कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और जो आपका एक जिसको आप कहते हैं कि पीछे से बैकिंग और उन चीज़ों पे जैसे हम एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की बात करते हैं, हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, हम नेक्सा की बात करते हैं जिनको सियासी हुकूमतों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, बल्कि इन तमाम चीज़ों को इन कॉन्सेप्ट को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बिकॉज जैसे कि जी शायद सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ अमेंडमेंट की जरूरत है, बाकी किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान इस वजह से ये जो अनकंसर्न्ड एटीट्यूड है हुकूमत का, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमतें हों या फेडरल हुकूमतें हों, उनका जो एक सेंसलेस एंड अनकंसर्न्ड मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रही है थ्रू आउट 78 सालों में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या वॉर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं? अगर वो एक और अटैक करेंगे या एक और मिस एडवेंचर करेंगे, वो लोगों को एक ट्रॉफी क्या दिखाएंगे? वॉर ट्रॉफी मई में क्या दिखा सके? वो 8 जहाज अपने गिरवा लिए, ट्रंप अभी तक नहीं छोड़ रहे, ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से ज्यादा किसी दिन गुस्से में हूँ क्योंकि मूड के आदमी है तो वो बता भी दें कि मैं हिंदुस्तान की 6 महीनों से बातें कर रहा हूँ। एक बात तो वॉर ट्रॉफी जरूरी होती है जब आप कौम को इतने हजान, उनको अपोजिशन ने खूब रगड़ रही है थ्रू आउट, आपके पूछ रही है कि सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, तो फिर आपने कुछ टेक होम तो करना होता है। एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने ला एक बात है, लेकिन टेक होम जब होगा, जब तक मैं नहीं समझता कि अभी इस पोजीशन में मिलिटरीली है वो 2 स्क्वाड्रन उनके जो मिग 21 के थे जो तकरीबन 65 साल पुराने जहाज है वो भी ग्राउंड हो गए हैं। तकरीबन 45 जहाज एयरफोर्स से उनके माइनस हुए हैं अभी, ऑल्दो वो जाहिर है बड़े पुराने जहाज थे, उस तरह मीनिंगफुल तो नहीं थे वॉर फाइटिंग में। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि वॉर ऑब्जेक्टिव्स पहले वो अपने ड्रॉ करेंगे, कुछ लोगों को दिखाएंगे, और खास तौर पर अगर मई के बाद वो दोबारा करते हैं तो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होंगी। नहीं, लेकिन कि अच्छा मई में अगर ये गलती हो गई थी, कल से भी अगर आप देखें तो उनका जो उनका सोशल मीडिया है वो उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ तनकीद कर रहा है। एक इस बात पर कि अगर धमाका दहशतगर्दी थी तो फिर कैसे आपका जो इंटेलिजेंस सेपैरेटस फेल हुआ और वो धमाका कैसे हो गया, जिस पर आप भी सवाल उठा रहे थे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो मान रहे हैं कि धमाका हो गया, तो फिर वो दूसरे वो कह रहे हैं कि आप बयानात की हद तक क्यों कह रहे हैं कि आप इसका बदला लेंगे? आप बदला ले क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं एक फुल थ्रॉटल वॉर की तरफ जा रहे हैं? या आप वो जो कह रहे हैं ना कि वाइप आउट पाकिस्तान, और जो उनके जहन में बातें आ रही हैं, तो वो टेक होम तो कल के बाद से भी उनके पास कुछ नहीं है, फेस सेविंग भी इनफैक्ट नहीं है कि वो कहें तो कहें क्या है सूरत हाल में। देखिए सफान, लीडर्स की सिर्फ जिम्मेदारी बयान देना नहीं होती, लीडर्स का पब्लिक का मूड या टेम्परामेंट मैनेज करना भी होती है फॉर पॉजिटिव साइड। जितनी आप हिजान खेजी सनसनी खेजी करेंगे, वॉर मॉन्गरिंग का माहौल बनाएंगे, लोगों का प्रेशर आप पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही हुआ था मई में जब उन्होंने कहा था पानी और खून इकट्ठे नहीं बहेंगे, सबक सिखा देंगे, फलां कर देंगे। लोगों ने कहा अच्छा फिर करें, आप इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, 85 बिलियन आपको हर साल हम खर्चा देते हैं, तो करके दिखाएं फिर। तो वो नहीं कर सके।
तो खुद अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज प्रेशर बिल्ड कर लेती है, और वो करती है, लोगों को 1.4 बिलियन लोग हैं उस मुल्क में, सारे तो दहशतगर्द नहीं है, सारे तो वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पीसफुल हैं, वो हम पर कोई हमला नहीं करना चाहते होंगे। लाइकवाइज पाकिस्तान में मेजॉरिटी, क्या सब लोग हम पीसफुल रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ग्रो करना चाहते हैं? और हमारे वेस्ट में क्या हालात हैं, हमारे KPK और बलूचिस्तान में कितनी पॉवर्टी है, गुर्बत है, डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। और ब्रिगेडियर गजनफर ठीक कह रहे थे कि उस तरफ हम कभी यूनानिमसली उधर भी हमने कुछ किया अपने लोगों के लिए कि हम बेहतर करें, और एक एंगेजमेंट पॉलिसी रखें अपने लोगों की, एक लॉयल्टी डेवलप करें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करें। और जितनी हम वो डेवलप कर सकेंगे उतना ही हमारा रिजॉल्व हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा होगा और बेहतर होगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। हमारी आई थिंक वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम कौम को मुत्तहिद करें। जितना रिजॉल्व ज्यादा होगा, दुश्मन आपसे उतना ही खौफजदा होगा, और खुदा ना खास्ता जितना रिजॉल्व कम होगा या हम डिवाइडेड होंगे, डिप्राइव्ड होंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, उतना ही अपॉर्चुनिटी दुश्मन अपने लिए आइडियल समझता है। ठीक है, लेकिन ये आप कहते हैं कि सिचुएशन, और गजनफर साहब, डू यू एग्री विद दिस कि अगर अभी इंडिया की ये पोजीशन नहीं है कि दे कैन डू अनदर मिस एडवेंचर? वो मिस एडवेंचर करने के लिए आपको इससे पहले भी पोजीशन की मेरा ख्याल जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने करना है उसको फिर वो जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में पिछली दफा जब उन्होंने मिस एडवेंचर किया था तो पाकिस्तान ने कितनी इफेक्टिव ब्लो और कितना इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अगर आप उनके मीडिया को, उनकी थिंकिंग को, उनकी सोच को उठा के देखें और पढ़ें तो वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो तो उनका CBS कह रहा है कि जी वॉर में लॉस हो जाते हैं, उनका JS चीफ कहता है हमने पाकिस्तान से यादें गिरा दी। मतलब वो एक डिनाइल मोड में होते हैं हर चीज के। कुछ चीज जैसे अभी अगर ये जो दिल्ली में जो धमाका हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसका अगर आप आज का पूरी टाइम उठा के पढ़ें, या इसके बाद एक और वो NDTV की एक रिपोर्ट चली है, तो उन्होंने पूरा इसको एनालाइज किया है कि जब आप उन्होंने कहा कि जो जख्मी हैं उनको जब जाके उनको देखा गया है तो उनके जिस्म पे जो निशानात हैं वो गैस या तेल के बरने से, ऑयल बर्निंग से वो निशानात उस किस्म के होते हैं। मीनिंग देयर बाई कि कोई ब्लास्ट ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई एक्सप्लोसिव। आपको पता है मिलिट्री में हम रहते हुए हमने, और ये तो एक हकीकत है ना कि जब RDX या एक्सप्लोज हाई HE या TNT आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपके जब वो ब्लास्ट होता है तो विद इन अ सेकंड एयर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे चीजों के टोटे हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, आपकी बॉडी के भी टुकड़े हो जाते हैं। और उसके ऊपर ज्यादा निशान जो होते हैं वो जैसे डिस्ट्रक्टिव फेज होता है उसमें होते हैं। अब यहाँ पे जो निशानात, वो पुणे टाइम्स कह रहा है कि उनका जो रिपोर्ट है उसमें वो ये कहता है कि उसके ऊपर तो उनके ऊपर जलने के निशानात थे। तो उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद उन्होंने जो अरेस्ट शुरू की है, जो उन्होंने एक डॉक्टर उमर फारूक का नाम ले रहे हैं, फिर कोई लोगों को अपना फरीदाबाद से अरेस्ट किया है, कुछ तो कहीं से, तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नवागा जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर किया वो भी आपने जरूर सुनी होगी कि जी हम, तो बात ये है कि जो उनके अंदर एक जो चीज उनके जहन में समाई हुई है, या ये दहशतगर्द लोग होते हैं, जैसे अभी देखे ना जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ये कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या इस्लाम जो है या मजहब जो को अगर आप देखें कहें कि जी वहाँ पे कोई मजहबी ये लोग हैं, ये कहते हैं जी शरीयत नाफिज करो KPK में, तो क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि आप बच्चों के ऊपर हमला करें? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ शरीयत इस बात की इजाजत देखती है कि तालीम के ऊपर एग्जैक्टली सारे अहम सवाल है साहब। मैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने भी और खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया और अहम तरीन गुफ्तगू करी अहम मामला पर। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करना आएंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात और अहम तरीन हक़ाइक़। भारत में होने वाला रीसेंट फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान में होने वाली रीसेंट दहशतगर्दी की लहर, आखिर ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? हक़ाइक़ सामने आ चुके, शवाहिद सामने पाकिस्तान पेश कर चुका और आज का दिन अहमियत का हामिल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हुई। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।